हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के समय में जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है ना, तो सबसे पहले चीन, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों का नाम ही ख्याल में आता है। ये सभी देश आज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। आज जापान के रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स वेटर का काम कर रहे हैं। अमेरिका ड्राइवरलेस गाड़ियां चला रहा है। चीन में तो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहे हैं। गाड़ियों और होम अप्लायंस के मामले में साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कोई भी नाम नहीं आता। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें तो आप शायद ही ऐसे किसी साइंटिस्ट का नाम बता पाएंगे जिसने इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि हासिल की हो। लेकिन आजादी के समय के दौरान भारत ने दुनिया को सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, रामानुजन और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे ना जाने कितने साइंटिस्ट दिए। उस समय वैज्ञानिकों के लिए भारत में परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल भी नहीं थी। आज वैज्ञानिकों को अच्छी सैलरी दी जाती है, अच्छी लैब से लेकर बेहतर इक्विपमेंट तक सब कुछ मुहैया कराया जाता है। लेकिन फिर भी क्यों भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना पीछे है? क्यों भारत आज भी जापान और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता और तकनीक के मामलों में इन देशों से कई दशक पीछे चल रहा है? इन सब के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहिए। ये बात तो दोस्तों हर कोई जानता है कि आज भारत के युवाओं में जो क्षमता और टैलेंट है वो दुनिया के अन्य किसी भी देश के युवाओं के पास नहीं है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भारत के नौजवान टॉप पोस्ट पर काबिज हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ना जाने कितने ही प्रोफेशनल भारतीय आज अन्य देशों में जाकर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारत में विज्ञान का विकास न होने का एक प्रमुख कारण ब्रेन ड्रेन है। बचपन से लेकर कॉलेज तक या स्कूल तक की पढ़ाई लोग भारत में करते हैं, लेकिन इसके बाद हायर स्टडीज के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो विदेश चले जाते हैं। विदेश जाने के बाद जब युवाओं से पूछा गया कि कितने लोग भारत वापस आना चाहते हैं, तो उनमें से 75% युवाओं ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बाहर जाने के बाद सिर्फ 5% युवा ही वापस भारत आते हैं। असल में दोस्तों बात यह कि भारत में सच्चे टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। यहाँ क्षमता और हुनर को नहीं बल्कि जाति और पैसे के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई युवा कुछ नया करने के बारे में सोचे या आविष्कार करे तो उसके आविष्कार को भी बेकार करार दिया जाता है। वहीं विदेशों में प्रतिभाशाली युवाओं को काफी अच्छे पैकेज कंपनीज देती है। उनके छोटे छोटे आविष्कारों की भी अच्छे से कद्र की जाती है। भारत में आज 12वीं करने के बाद युवा यूजीसी, नेट, नीट और जी के एग्जाम की तैयारी में लगते हैं, लेकिन इन कोर्सेज के लिए हमारे देश में बहुत ही कम सीटें उपलब्ध हैं। 99% बच्चों को अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता, जिसके बाद बच्चों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपनी फील्ड चेंज कर लें और जहां दाखिला मिल रहा है वो वहीं ले लें, और अगर अपनी ही फील्ड में जाना चाहते हैं तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेकर मन को संतुष्टि प्रदान करें। वहीं जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसा है वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं। भारत में युवा आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रतियोगिता का स्तर भी काफी ऊपर तक पहुंच गया है। ऐसे में युवा करे तो क्या करे, मजबूरन उन्हें विदेश जाकर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में भारत के 7.5 लाख बच्चे विदेशों में पढ़ाई या नौकरी करने गए थे, और 2019 में सिर्फ 1 साल के भीतर ही इस आंकड़े में 45% की बढ़ोतरी हुई थी। 2019 में लगभग 11 लाख भारतीय युवा अन्य देशों में माइग्रेट किए गए थे। एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर माइग्रेट करने वाले देशों में भारत टॉप पे था। आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे है, जिसमें मुख्य दोषी हमारी सरकार भी है। किसी भी देश के आधुनिक विकास में देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल बेहद अहम होता है, लेकिन आज 21वीं सदी में ही भारत देश बजट का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च पर खर्च करती है। वहीं जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों में यह आंकड़ा 3% या उससे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ की सरकार रिसर्च की अहमियत को समझती है। इसलिए जीडीपी का बड़ा हिस्सा रिसर्च के लिए खर्च किया जाता है। वहीं भारत में रिसर्च से ज्यादा जरूरी डिफेंस और अन्य चीजें समझी जाती हैं। फिजूल की योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच भी नहीं पाता है। आज भारत एजुकेशन सेक्टर में 1,04,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं डिफेंस क्षेत्र में बजट 5 गुना ज्यादा है। इस साल के बजट में डिफेंस के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के इतने तरक्की करने की वजह यह है कि इन देशों ने शुरू से ही अपने विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। लेकिन 5 दशक पहले का इतिहास देखें तो चीन और भारत एक ही लेवल पर खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन आज चीन भारत से कई गुना आगे निकल गया है। आज शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जो चीन ना बना रहा हो। चीन का पड़ोसी देश ताइवान, जिसका एक समय तक कोई अस्तित्व भी नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादक बन गया है। साल 2002 से 2005 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में कुल 19,500 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए थे। वहीं इस अवधि के दौरान चीन ने 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। फर्क साफ है कि एक समान जनसंख्या होने के बावजूद चीन ने हमसे 3 गुना ज्यादा तेजी से रिसर्च की, जिसके परिणाम आज हम सभी के सामने हैं।
साल 2014 तक भारत में 1 मिलियन आबादी में सिर्फ 140 रिसर्चर्स होते थे। हालांकि 2021 में ये आंकड़ा बढ़ा है और HRD की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में औसतन 1 मिलियन लोगों पर 253 रिसर्चर्स हैं। लेकिन ये आंकड़ा आज भी अमेरिका जैसे देशों से बहुत पीछे है। अमेरिका में 1 मिलियन लोगों पर 4,500 से 5,000 रिसर्चर्स हैं। भारत में दोस्तों रिसर्च एसोसिएट की कोई खास अहमियत नहीं है और न ही रिसर्चर्स को उनके काम के मुताबिक पैसे मिलते हैं। कंपनियों के अनुसार रिसर्च का काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए अलग से प्रोफेशनल लोग हायर करने की क्या जरूरत है। और अगर रिसर्च या डेटाबेस तैयार करने के लिए कोई व्यक्ति हायर भी किया जाता है तो उसकी शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होती है। ये सैलरी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले एक चपरासी या 3rd डिवीजन क्लर्क से भी कम है। रिसर्च की जॉब अन्य जॉब की तरह नहीं है कि 9 से 5 आपको ऑफिस आना है और रोजाना कुछ न कुछ नई रिसर्च करनी है। इस शैली के साथ ना व्यक्ति रिसर्च कर पाएगा और न ही वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर पाएंगे। आविष्कार और रिसर्च के लिए फ्री माइंड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कुछ दिनों में आपने कोई रिसर्च नहीं की या नया आविष्कार नहीं किया तो कंपनी सीधे भैया बाहर का रास्ता दिखा देगी। देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन भारत में कोई भी बड़ा व्यापारी नए काम में पैसा नहीं लगाना चाहता, फिर चाहे वो टाटा, बिरला और अंबानी ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए हमने बताया कि चीन का पड़ोसी देश ताइवान आज दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादक है। भारत में बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर और चिप्स की डिमांड है। साल 2020 में भारत ने लगभग 1 लाख करोड़ के चिप्स अन्य देशों से इंपोर्ट किए थे। ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से भारत इन चिप्स को इंपोर्ट कर रहा है। ये कारोबार 2026 तक 5 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद भारत कोई भी सेमीकंडक्टर चिप प्लांट अपने देश में नहीं लगा रहा है। इन प्लांट्स को लगाने के लिए ही सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, इन चिप्स के प्लांट में भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी जरूरत है। आज इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनियां सिर्फ रिसर्च पर ही सालाना 20 से 25 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही है। भारत में आज भी कितनी जगह ऐसी है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। आज भारत 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। भले ही भारत के लिए 5G एक नई चीज है, लेकिन दुनिया 5G टेक्नोलॉजी को भुलाकर कब की आगे बढ़ चुकी है। ज्यादातर विकसित देशों में 6G टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई है और अब भैया 7G और 8G टेक्नोलॉजी का जमाना है। वहीं भारत में इंटरनेट की स्थिति का आपको पता ही है। दुनिया में कई देश अपनी जरूरत की ज्यादातर बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए कर रहे हैं, लेकिन भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट की बजाय हाइड्रो पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट पर ज्यादा जोर दे रहा है। सन 1969 में भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर जिले में लगा था और उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि आने वाले समय में इस संख्या में तेजी से इजाफा होगा। लेकिन लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी आज भारत में सिर्फ 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ही संचालित हैं, जिनमें 22 रिएक्टर्स की मदद से 7000 मेगावाट से भी कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। असल में हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक अर्थव्यवस्था रहा है। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, ऑपोजिशन के नेता हमेशा ही सत्ताधारी सरकार का विरोध करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में बड़े पैमाने पर यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। भारत में यूरेनियम का कोई भी बड़ा भंडार मौजूद नहीं है। अन्य देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर पावर प्लांट संचालित करना काफी महंगा भी साबित होता है। अन्य देशों में स्कूल लेवल से ही बच्चों को आविष्कारों के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। लोगों को नई नई चीजें जानने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वहीं भारत में बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने पर जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ स्कूलों में कोई भी आइडियाज की बात नहीं करता। हमारे देश में जिन युवाओं के पास टैलेंट है वो UPSC और PhD जैसा करियर चूज करते हैं, लेकिन PhD करने के पीछे ज्यादातर लोगों का क्या उद्देश्य होता है वो हम सब जानते हैं। लोग डॉक्टर लगाने के लिए PhD करते हैं, ऐसे ही कुछ सिविल सर्विसेज में भी होता है। युवा देश और समाज की सेवा के बजाय IAS के पद का आनंद लेने और पावर के लिए ही इस फील्ड को चुनते हैं। भारतीयों को अपनी सोच में दोस्तों बदलाव लाना होगा, तभी देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स वायरल होते हुए देखे गए हैं। खेतों में ड्रोन की मदद से बीज डालना हो या फिर एक्सरसाइज करते हुए कपड़े धोना हो या फिर बच्चे की जिद पर पिता द्वारा होममेड गाड़ी तैयार करना हो, इनका आविष्कार गांव के लोगों द्वारा ही किया गया है, जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। वही शहर के युवा गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं और कई घंटे बर्बाद करते हैं। वक्त का सदुपयोग कर अगर कुछ नए आइडियाज पर काम किया जाए तो यकीनन भारत बहुत ही जल्दी आधुनिक तकनीक के मामले में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके हिसाब से भारत क्यों टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है और कैसे भारत आधुनिक क्षेत्र में तरक्की कर सकता है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।